वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर 3 यूएस हेगेमनी इन अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। इस वीडियो के ऑलरेडी पार्ट 1st, 2nd, 3rd प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं ताकि आपको ये पार्ट 4 समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। ओके, वाई इज अमेरिका सो स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज द कॉजेज। अब बात करते हैं अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है एंड व्हाट आर द कॉजेज, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका इतना पावरफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि अमेरिका का जो ट्रुप है, जो अमेरिका की सेना है, जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन को मारना, इराक के प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके साथ ही ओसामा बिन लादेन को उसके घर में जाके मारना, ये शो करता है अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है। अमेरिका का अपने वेपन्स पे खर्च किया जाने वाला पैसा, इसे शो करा जाता है कि अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इज अमेरिका। तो आपको पता होगा अमेरिका की जीडीपी, जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका की जीडीपी जो कहीं अराउंड 20 ट्रिलियन के आसपास थी, हालांकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से वो बहुत कम हो गई है, बट फिर भी इतनी बड़ी जीडीपी की कंट्री का ये हाल हो जाना, ठीक है, वो अपने आप में अलग बात है। अमेरिका की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी में काउंट करी जाती है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो हम कह सकते हैं अमेरिका बहुत पावरफुल है। उसकी वजह क्या है? वहाँ का प्रोडक्शन स्किल, वहाँ का मैनेजमेंट। ओके, अब जो अमेरिका है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अमेरिका, ये हमारी बुक में डाटा है, इसे आपको करेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करेक्ट करवा रखा है, ठीक है, कि अमेरिका 15 कंट्री जितना एक्सपेंड करती है अपने वेपन्स के ऊपर पैसा, उतना पैसा अकेले अमेरिका खर्च करता है। तो इस बात से प्रूफ होता है कि अमेरिका की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स ऑफ हेगेमनी में, सॉफ्ट पावर की बात करी थी, स्ट्रक्चरल पावर की बात करी थी, हार्ड पावर की बात करी थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है। अमेरिका हैज़ द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ यूज द न्यूज़ वन। अब अमेरिका के पास ना बेस्ट वेपन है इन द वर्ल्ड में, और वो ऐसे वेपन्स बनाती है, ऐसे वेपन का यूज़ करती है जो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, जिससे कहीं भी कभी भी अमेरिका वार कर सकता है। अमेरिका समय समय पे नई नई मिसाइलों को टेस्ट करता है, डेवलप करता है। आपको पता होगा नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, किस तरह से नए नए मिशन भेजती रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। हाउ शुड इंडिया बी रिलेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका आपस में कैसे रिलेटेड है, बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट इंडिया कीप डिस्टेंस फ्रॉम अमेरिका इफ देयर इज अ डिस्प्यूट देन इंडिया विल हैव टू फेस अमेरिकाज एंगर। तो देखो, हमने बहुत सिंपल से वे में बात करी कि अमेरिका से ना इंडिया को एक सर्टेन वे में दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो अमेरिका टाइम नहीं लगाएगा इंडिया पे वार करने में। तो इंडिया को अपने आप को सेव करके रखना चाहिए अमेरिका से, पूरी तरह से अमेरिका के साथ इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ दुनिया की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, 2nd नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंडिया के पास मैनेजमेंट की कमी है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रॉपर मैनर में दूर रखना चाहिए अमेरिका से। ओके, इंडिया मस्ट लेवरेज द डोमिनेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इंडिया को देखो सिंपल सी बात में, जो भी अमेरिका का डोमिनेशन है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा लेना चाहिए। देखो, बेनिफिट क्यों उठाना चाहिए? देखो, हमें पता है कि आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, कोई किसी का भाई नहीं होता, ठीक है, कोई किसी का सगा नहीं होता, हमें अच्छी सी बात पता है। जैसे कि हमें एक फैक्टर पढ़ा होगा, टीना फैक्टर। टीना ये एक थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। टीना फैक्टर का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पता है भी अमेरिका है जो पावरफुल है, तो अमेरिका के साथ इंडल्ज हो जाओ। कुछ समय बाद अगर आपको कोई दूसरी कंट्री पावरफुल मिलती है, सो गो विद इट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी किसी को अपना दुश्मन बनाना, और अगर वो दुश्मन से दोस्त बन रहा हो तो उसे बनाना गलत नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था। चाइना ने पांडा बॉन्ड निकाले, अमेरिका ने फ़ायदा उठाया कि अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड करने आ गया और इंडिया के साथ ट्रेड करा चाइना की जगह। इंडिया ने भी करा, इंडिया ने भी चाइना को इग्नोर करा और अमेरिका से ट्रेड करा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आईआर का बहुत सिंपल सा फंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, कि जब आपको लगता है सामने वाली कंट्री आपके काम की नहीं है तो उससे संबंध पूरे ख़त्म मत करो, बट इस हद तक मत करो कि आपको दूसरे वाले से लॉस हो रहा हो ट्रेड करने में, क्योंकि आईआर इज़ ऑल अबाउट द ट्रेड, ठीक है। आप जितना अच्छा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन के सामने आओगे, ठीक है। ओके, लेट इंडिया बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इन इट्स ऑन लीडरशिप। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। जैसे इंडिया ने नेम बनाया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, बाडूम कॉन्फ्रेंस करके 1955 में, तो इंडिया को ऐसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को, या डेवलप्ड कंट्रीज में से कुछ देशों को लेके, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को लेके,
ताकि इंडिया अपनी आवाज़ को और बिल्ड कर सके, ताकि सामने वाले देशों को लगे कि हाँ इंडिया पावरफुल कंट्री है, आज के समय इंडिया इमर्ज हो रहा है, ठीक है। और इंडिया देखो एक और चीज़ कर सकता है कि इंडिया को यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, ठीक है। हालांकि डिबेट का टॉपिक है, इसे हम 6 चैप्टर में करेंगे यूएन वाले में। अब बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप कैसी है। अगर क्वेश्चन आता है कि 1991 से पहले इंडिया अमेरिका के रिलेशन कैसे थे, सो वी कैन से दैट एट दैट मोमेंट देयर वाजंट अ साइन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका की रिलेशन उस समय थी नहीं, ना के बराबर थी, ठीक है। बट 1991 के बाद क्या हो, एक न्यू फेज स्टार्ट होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पोलरलेस वर्ल्ड की जगह सुपर पावर आता है, क्योंकि उस समय 2 पोलर वर्ल्ड थे। 1991 में अमेरिका था, यूएसएसआर था। फिर 1991 में अमेरिका सुपर पावर बनी। फिर अमेरिका के कुछ समय बाद अब तो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है पोलरलेस वर्ल्ड है, ध्रुव विहीन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज है जो पावरफुल है। चाइना है, अमेरिका है, जापान है, इंडिया भी है, कोई डाउट नहीं, रशिया, ठीक है। तो देखते हैं इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप कैसी है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया वॉज अगेंस्ट द यूएस एंड वॉज क्लोज टू द सोवियत यूनियन। तो इसमें तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है डिस्कस करने वाली कि कोल्ड वॉर के समय जो अमेरिका था वो यूएस से काफ़ी दूर था, अपनी दूरियां बना रखी थी। और अमेरिका की जगह वो ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देता था, सोवियत यूनियन को देता था, क्योंकि सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं इंडिया का स्टार्टिंग से एक अच्छा फ्रेंड रहा है, ठीक है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सोवियत यूनियन इंडियन फ्रेंड हैड बिकम अ डिशेबल। अब आपको पता ही होगा कि जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इंडिया का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था वो चला जाता है। सबसे बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस कि यूएसएसआर बचता ही नहीं है। तो अमेरिका को लेकर इंडिया के पास एक ऑप्शन रहता है कि अब अमेरिका के पास जाने में हमारे पास फ़ायदा है, ठीक है। और आफ्टर दैट क्या होता है, इंडिया और अमेरिका के टाई अप हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो 65% सॉफ्टवेयर सेक्टर है, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 65% जो सॉफ्टवेयर है वो निर्यात करते हैं कहाँ पे, अमेरिका को, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो जितना कम इंपोर्ट करेंगे हमारी जीडीपी उतनी सरप्लस होगी, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। 35% टेक्निकल पर्सनल कहाँ पे काम करते हैं, बोइंग में काम करते हैं, ठीक है। बोइंग एक प्लेस है जहाँ पे 35% जो तकनीकी रूप से जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ के हैं, इंडियंस है, बोइंग के अंदर, अमेरिका के अंदर प्लेस है। 3 मिलियन इंडियन वर्कर है सिलिकॉन वैली में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलियन हो गया, ये लाख है, सॉरी, ठीक है, 3 लाख, 3 लाख, जो 3 लाख पीपल्स हैं वो कहाँ पे वर्किंग है, वो सिलिकॉन वैली में वर्किंग है, ठीक है। 15% जो बड़ी बड़ी कंपनी है हाई टेक्नोलॉजी वाली वो अमेरिका में किसके द्वारा शुरू करी गई है, इंडियन द्वारा शुरू करी गई है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है, हालांकि ये कवर है बट फिर भी एक बार कर लेते हैं इसे डिस्कस कि हु बिकम अ प्रेसिडेंट आफ्टर द यूएस आफ्टर जॉर्ज बुश, कि जॉर्ज बुश के बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनता है। तो उसमें डिस्कस करने वाली बात इतनी बड़ी तो है नहीं, हमें पता है 1992 के बाद बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट बनती है, जो 2 टर्म के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, जिनके टाइम पे एक ही सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है लगभग कि अमेरिका की जो एम्बेसी होती है तंजानिया और केनिया की, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसके बाद क्लिंटन ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाते हैं, क्रूज मिसाइलों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार देख लेते हैं। आफ्टर द फर्स्ट गल्फ वॉर 1992 the election for the president in the United States became Bill Clinton. New president was re-elected from 1992 to 1996 and he got back home affairs, more focus on the like promotion of a democracy and a climate change trade. तो उन्होंने क्या करा, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया था, क्लाइमेट पे दिया था, एनवायरनमेंट पे दिया था, ठीक है। अगर कोई टॉपिक लेफ्ट रह जाता है आपके अकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। हम जल्दी मिलते हैं 4th चैप्टर के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.